हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 के अकाउंटेंसी के पार्ट 2 में। ठीक, तो क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में आपका 1 to 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए थे, तो ये आपका पार्ट 2 है। ठीक, तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाके आप लोग पार्ट 1 को देख लें। तो इस क्वेश्चन में चलिए हम लोग का इस वीडियो में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अंशधारी प्राप्त करते हैं। तो अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं, सभी को पता है, अंशधारी एक लाभांश प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है, अंशों का हरण किया जाता है। तो अंशों का हरण किया जाता है कहाँ पर? तो मांग राशि के भुगतान न करने पर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब 78। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? तो 54 का आंसर हमारा क्या कहेगा? पूंजीगत हानि। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूंजीगत हानि। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका दीर्घकालीन ऋण। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन ऋण। तो आप लोग इसका सभी कोई अपना अपना क्वेश्चन को मिला ले, मैच कर ले, और जो भी बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप लोग को सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटअप एग्जामिनेशन। ठीक, तो मेन यहाँ इसका मकसद ये है कि आप लोग सेंटअप एग्जामिनेशन नहीं बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन सब यही, मतलब एक टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग ये सेंटअप एग्जामिनेशन आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए ही दिया जाता है। तो सभी को क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग 56 क्या कह रहा है? 56 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, वित्तीय विवरण होते हैं। तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं? अभिलिखित तथ्य। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 कह रहा है, ख्याति संपत्ति के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो 57 का आंसर हमारा हो जाता है अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अमूर्त संपत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कह रहा है, चालू अनुपात में शामिल है। तो चालू अनुपात में क्या शामिल है? स्टॉक शामिल है, देनदार शामिल है, रोकड़ शामिल है, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसका आंसर मतलब डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, तो किस चीज़ के लिए संबंधित है? वो AS3 के लिए संबंधित है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा AS3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 60 कह रहा है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, चालू संपत्तियों में वृद्धि, चालू दायित्वों में कमी, दोनों में से कोई नहीं, या ए तथा बी। तो 60 का आंसर हो जाता है हमारा ए तथा बी, क्योंकि चालू संपत्तियों में वृद्धि भी नहीं आती है, ना चालू संपत्ति दायित्वों में कमी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऋण पत्र का प्रतिफल है। ऋण पत्र का प्रतिफल क्या है? सभी को पता है, वो ब्याज है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्याज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है। तो ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता क्या है? तो वो हो जाएगा आपका व्यय है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। ठीक, क्योंकि आपका ये चैनल नया बनाया गया है। जितना जल्दी आप लोग वीडियो बनाइए, मतलब जितना जल्दी आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, जितना अच्छा मतलब रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक, तो चलिए 63 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो इसे माना जाता है। तो 63 का आंसर क्या हो जाता है? 63 का आंसर हो जाता है आपका चालू दायित्व, मतलब ये आपका हो जाता है करंट लाइबिलिटीज। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, चालू दायित्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ऋण पत्रों के शोधन के लिए वित्त का स्रोत है। तो 64 का आंसर हमारा हो जाता है इनमें से सभी, मतलब लाभों में से शोधन, पूंजियों में से शोधन, नए अंशों, ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्ति राशि। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 65 कह रहा है, सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है। तो सिंकिंग फंड हमेशा क्या दिखाता है? तो वो आपका जमा शेष दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस, मतलब जमा शेष, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंकिंग फंड विनियोग खाता हमेशा दिखाता है। तो इसका देखिए दोनों आपसे क्वेश्चन देखिए एक तरह से सेम लग रहा है, ठीक ना, लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग होगा। ठीक, देखिए पहला बोल रहा है आपका सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है, जिसका आंसर हो जाएगा जमा से, और सिंकिंग फंड विनियोग खाता हमेशा क्या दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 66 का नाम शेष दिखाता है। ठीक, क्या मतलब? 66 का आंसर हो जाता है डेबिट बैलेंस, नाम शेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऋण पत्रों
का शोधन किया जाता है। तो ऋण पत्रों का शोधन कहाँ पर किया जाता है, मतलब लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान में से, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपका इस जितना भी अभी तक वीडियो मतलब मैंने बनाया है सभी में से सभी का आंसर आपका एक्सपीरियंस टीचर से लिया गया है। ठीक, तो इनमें से कोई भी आंसर को अगर आंसर गलत हो तो आप लोग कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 कह रहा है, डूबत ऋण के कारण हानि को पूरा करने के लिए जो राशि रखी जाती है उसे कहा जाता है। तो 68 का आंसर हो जाता है संचय, मतलब रिजर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 69 कह रहा है, आकस्मिक दायित्व को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, स्थायी दायित्व, मतलब फिक्स्ड लाइबिलिटीज। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थायी दायित्व। 70 कह रहा है हम लोग को, पेटेंट्स को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो 70 का आंसर हमारा हो जाता है गैर चालू संपत्ति। इसका आंसर आप लोग हो जाएगा ए, गैर चालू संपत्ति, मतलब नॉन करेंट एसेट्स। चलिए 71 हमारा कह रहा है, भविष्य निधि हेतु प्रावधान को कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक में दिखाया जाता है। तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा संचय और अधिशेष, मतलब आपका हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, संचय और अधिशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 72 कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति दर्शाता है। तो 72 का आंसर हमारा हो जाएगा आर्थिक चिट्ठा, मतलब बैलेंस शीट। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमा नहीं है। तो 73 का हमारा पहले ऑप्शन देख लीजिए, वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान प्राप्त होना, झूठे दिखावे से प्रभावित होना, मूल्य स्तर में परिवर्तन को प्रकट न करना, या गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। तो 73 का आंसर हो जाता है हम लोग का वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान न प्राप्त होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्तीय सिद्धता का ज्ञान प्राप्त होना। 73 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 74 का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए तो आप लोग, निम्न में से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष हैं। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, प्रबंधक, वित्तीय संस्था, लेनदार, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 कर रहा है, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका लंबवत विश्लेषण में। क्या हो जाएगा, लंबवत विश्लेषण में, वर्टिकल एनालिसिस में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वित्तीय विवरणों की तुलना के लिए उपकरण है। तो वित्तीय विवरणों की तुलना के लिए उपकरण क्या है, तो सभी को पता है वो आपका तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, तुलनात्मक आय विवरण और समरूप विवरण, तीनों है। ठीक, तो इनमें से हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लेके चलता है, चलिए देखिए तो आप लोग, प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए किस वर्ष को चुना जा सकता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका आधार वर्ष, मतलब बेसिक ईयर। चलिए इसका आंसर आप लोग हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरण का विश्लेषण उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन सब देख लीजिए पहले आप लोग, बाह्य विश्लेषण का, आंतरिक विश्लेषण का, लंबवत विश्लेषण का, या क्षैतिज विश्लेषण का। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक विश्लेषण का, मतलब बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, समान आकार के विवरण प्रायः तैयार किए जाते हैं। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका प्रतिशत के रूप में। 79 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिशत के रूप में, इन परसेंटेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिशत के रूप में। 80 कह रहा है, क्रियाशीलता अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सब देख लीजिए, साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में, या इनमें से कोई नहीं। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका साधारण अनुपात में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इन साधारण अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 81 कह रहा है, उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। तो 81 का पहले आंसर ऑप्शन सब देख लीजिए आप लोग, क्या किया है, औसत भुगतान अवधि, चालू अनुपात, औसत संग्रह अवधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा औसत संग्रह अवधि। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऋण क्षमता अनुपात है। तो ऋण क्षमता अनुपात क्या है, तो सभी को पता है वो एक शोधन क्षमता अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए ठीक ना, इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, शोधन क्षमता अनुपात। 82 का आंसर हो जाएगा सी। 83 का आप लोग क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है। तो किराया, बिक्री व्यय, मजदूरी, या मशीनरी विक्रय पर हानि। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनरी विक्रय पर हानि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 84 का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बेचे गए माल की लागत है। तो बेचे गए माल की लागत विक्रय माइनस शुद्ध लाभ, विक्रय माइनस सकल लाभ, क्रय माइनस प्रारंभिक स्टॉक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रय माइनस सकल लाभ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
85 का देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग, लेनदार आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा सीधे कुल उधार क्रय। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुल उधार क्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है संचालन अनुपात है। तो संचालन अनुपात क्या है? संचालन अनुपात एक लाभदायक अनुपात है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाभदायक अनुपात, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 87 क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का लाभ हानि तथा स्थिति विवरण के आंकड़ों पर आधारित अनुपात है। तो 87 का हम लोग का पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए क्या क्या है। लाभदायक अनुपात, संचालन अनुपात, तरलता अनुपात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाभदायक अनुपात, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्न में से कौन परिचालन आय नहीं है? तो ऑप्शन से पहले इसका पढ़ लीजिए, वस्तुओं की बिक्री, ब्याज आय, लाभांश आय या पुरानी कार की बिक्री के लाभ। तो 88 का आंसर हो जाएगा पुरानी कार के बिक्री की लाभ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को 89 कह रहा है सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? तो इसका ऑप्शन से पहले आप लोग देख लीजिए, शुद्ध नगद बिक्री, बी है आपका शुद्ध उधार बिक्री, सी है आपका अंतिम रहतिया या डी है शुद्ध कुल बिक्री। तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, शुद्ध कुल बिक्री, मतलब नेट टोटल सेल। ठीक, तो शुद्ध कुल बिक्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कह रहा है लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो उसे व्यक्त किया जाता है, सभी को पता है, वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा? तो इसका आंसर पहले आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए अभी, क्योंकि आपका बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आप लोग को वीडियो को मतलब जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो 91 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट बी हो जाएगा आपका देनदारों में वृद्धि। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, देनदारों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा। तो 92 का आंसर आप लोग देख लीजिए लेनदारों में वृद्धि, इसका हो जाएगा बी, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन सब देख लीजिए, नगद विक्रय, अंशों का निर्गमन, मशीनरी को क्रय करने के लिए रोकड़ भुगतान या डी लाभांश का भुगतान। तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, मशीनरी को क्रय करने के लिए रोकड़ भुगतान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, मशीनरी को क्रय करने के लिए रोकड़ भुगतान। क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग को देख लीजिए वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। तो 94 का आंसर हो जाएगा अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा ब्याज का किया गया भुगतान रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन 95 का आंसर हो जाएगा वित्तीय क्रियाओं में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्तीय क्रियाओं में। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा लेनदारों में वृद्धि, मतलब इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मद दर्शाई जाती है। तो 97 का आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा संचालन क्रियाओं में और विनियोग क्रियाओं में, दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब विनियोग क्रियाओं में या वित्तीय क्रियाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देख लीजिए निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? अंतर्वाह नहीं है। 98 का आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए स्थायी संपत्ति का क्रय। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थायी संपत्ति का क्रय। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कर्मचारियों को नगद भुगतान रोकड़ प्रवाह है। तो इसका आप लोग आंसर डायरेक्ट मिला है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, संचालन क्रियाओं से, निवेशीय क्रियाओं से, वित्तीय क्रियाओं से या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संचालन क्रियाओं से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन क्रियाओं से, ए। चलिए और आपका लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है अकाउंटेंसी का 1 to 100 में लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋण पत्रों पूर्वधारियों अंशों का शोधन है। ठीक, तो इसका पहले ऑप्शन से देख लीजिए, कोष का स्रोत, कोष का उपयोग, कोष का कोई प्रवाह नहीं या रोकड़ का कोई प्रवाह नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब कोष का उपयोग। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग देखिए वीडियो का आप लोग का पूरा क्लियर हो गया है। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हो रहा है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर जवाब दें कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हुआ है। और अगर भी कोई भी क्वेश्चन गलती अगर मिलता है आंसर तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत है। ठीक,
तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद।